जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़। स्वागत करता हूं आपका इस रिकॉर्डेड लेक्चर में। आज इस लेक्चर के अंदर हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड की एक बचा हुआ जो पार्ट था, जिसको हम संगम पीरियड बोलते हैं, उसको तो करेंगे ही करेंगे। उसी के साथ गुप्ता एम्पायर के बारे में भी पूरी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लास्ट टाइम हमने संगम पीरियड की बस शुरुआत भर करी थी, तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं संगम पीरियड के बारे में आपको बताऊं, एक स्लाइड ऐड करता हूं। स्लाइड ऐड करके पहले मैं आपको समझाता हूँ कि संगम है क्या और किस तरह से संगम हुआ था, और फिर उससे जुड़े हुए जो दूसरे फैक्ट्स है और थ्योरीज है वो हम उसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि व्हाट इज संगम। मैं पहले भी बता चुका हूँ ये, लेकिन चलिए अब शुरू से शुरू कर रहे हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर है, सो लेट्स टेक द लिबर्टी कि मैं आपको एक बार फिर से ये चीज़ बताऊं। व्हाट इज संगम। संगम है क्या। अब देखो यहाँ पे ना, संगम का जो मतलब होता है वो तो मैं समझाऊंगा ही आपको, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब हम हिस्ट्री में संगम पीरियड पढ़ते हैं, तो यहाँ पे संगम का कॉन्टेक्स्ट होता है वो तीन असेंबलीज। जिन तीन असेंबलीज में साउथ इंडिया के अंदर बहुत सारे लिटरेचर्स का क्रिएशन हुआ था, जिससे हमको साउथ इंडिया के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती। तो वो जो तीन असेंबलीज हुई थी, उनको भी संगम कहा जाता है। लेकिन लार्जली संगम को समझना जरूरी है कि उसको संगम क्यों कहा जाता, कुछ और क्यों नहीं कहा जाता उसको। तो देखिए, सबसे पहले तो संगम का मतलब होता है इट इज कन्फ्लुएंस। संगम का मतलब होता है कन्फ्लुएंस। और यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम कन्फ्लुएंस की बात करते हैं, तो व्हाट कन्फ्लुएंस वी आर टॉकिंग अबाउट, इट is the confluence of it is the confluence of culture and languages of northern India with that of साउथ इंडिया। तो ये मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की भाषा और संस्कृति का संगम ही संगम कहलाया। और वो संगम तीन मीटिंग्स में हुआ था, तो उन मीटिंग्स को भी संगम मीटिंग्स या संगम असेंबलीज कहते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि ये संगम है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि ये संगम कैसे हुआ। ये संगम जो है कैसे हुआ। अ, उत्तर भारत दक्षिण की तरफ आया और ये संगम हुआ, ये दक्षिण भारत उत्तर की तरफ गया और ये संगम हुआ, या ये दोनों ही पार्टीज कहीं तीसरी जगह पे आके मिली और ये संगम हुआ। ऐसे ही हो सकता है संगम। दोनों को मूव करना पड़ेगा, या तो दोनों मूव करके कहीं पॉइंट पे मिले, या उनमें से एक या दूसरा आके दूसरे से मिले, पहले से मिले या दूसरे से मिले, तो संगम होगा। तो यहाँ पे क्या होता है तो यहाँ पे अपन ये लिखते हैं कि द संगम द संगम अकर्ड आफ्टर migration of many people from north to साउथ। ये संगम होता है, और ये संगम कुछ इस तरह से होता है कि उत्तर भारत से बहुत सारे प्रवासी माइग्रेंट्स दक्षिण भारत जाके बस जाते हैं, और इस तरह से फिर उनकी भाषा और संस्कृति का संगम होता है। तो ये संगम इस तरह से हुआ था। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों बहुत सारे माइग्रेंट्स उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ गए, और दक्षिण भारत की तरफ जाने के बाद में फिर सब संगम वंगम सब हुआ। तो यहाँ पे तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉजेज ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम
नॉर्थ टू साउथ। क्या कॉजेज थे माइग्रेशन के उत्तर से दक्षिण की तरफ? तो दो इंपॉर्टेंट कॉजेज यहां पे दिखाई देते हैं। पहला, मेनी ब्राह्मण स्कॉलर्स moved to south to seek more patronage to the Vedic religion। उत्तर भारत में पोस्ट मॉर्यन पीरियड एक ऐसा पीरियड है, इवन पोस्ट मॉर्यन पीरियड से पहले भी जो मॉर्यन पीरियड है, वो एक ऐसा फेज है जब बहुत ज़्यादा माइग्रेशन, सॉरी, बहुत ज़्यादा डोमिनेशन हुआ था बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का राइज हुआ रिलीजियस मूवमेंट में। फिर क्योंकि रिलीजन फॉलो करने में बहुत आसान था, तो बहुत सारे लोगों ने उसको अपना लिया था। इकोनॉमिकली भी ज़्यादा फेवरेबल था लोगों के, तो लोगों ने उसको अपना लिया था। और आने वाले वक्त में कई ऐसे बड़े बड़े रूलर्स हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा दिया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा दिया। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हमने देखा मेनांडर ने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया था, तो वहां से भी बढ़ावा मिला होगा। कुषाण शासक कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा दिया। तो ये जो बहुत सारे राजा बौद्ध धर्म को बढ़ावा दे रहे थे, जिसकी वजह से जो वैदिक स्कॉलर्स थे उन्हें पैटर्नेज नहीं मिल रहा था। और उनको ऐसी आशा थी कि दक्षिण भारत, जहाँ पे अभी तक बौद्ध धर्म नहीं पहुंच पाया है, अगर वो उन इलाकों में चले जाएंगे तो उनको बेहतर पैटर्नेज प्रशय मिलेगा। पैटर्नेज का मतलब होता है प्रशय, राज प्रशय, यानी कि कोई राजा या कोई सरकार ऐसी कंडीशंस क्रिएट करे कि कोई एक रिलीजन फल फूल पाए अच्छे से, है ना। तो इस तरह से ये प्रशय जो था उनको लगा दक्षिण में मिलेगा, तो बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मण स्कॉलर दक्षिण में गए। लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं थी, एक और इम्पोर्टेंट बात थी यहाँ पे इसी के पैरेलल, और वो बात ये थी कि मेनी पीपल, पहला पॉइंट तो सिर्फ ब्राह्मण स्कॉलर्स का है, लेकिन दूसरा पॉइंट कॉमनली सभी वर्णों का है। मेनी पीपल migrated to south in order to escape foreign invasions। पोस्ट मॉडर्न पीरियड विदेशी हमलों का दौर है। कभी इंडो ग्रीक्स आ रहे, कभी सीथियंस आ रहे, कभी पार्थियंस आ रहे, कभी कुषाण आ रहे, और ये सारी पावर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारत में बस तो गई थी, भारतीय भी हो गई थी, लेकिन उसमें टाइम लगा था। तो हम हिस्ट्री में पढ़ते तो एक पैराग्राफ में पढ़ लेते हैं उसको, बट उस समय इनका आना, मारकाट मचाना, लूटपाट करना, इलाके कब्जा करना, लोगों के ऊपर अत्याचार करना, फिर धीरे धीरे रूल करने की प्रोसेस में भारतीय कल्चर को, वैल्यूज को समझ के उनको अपनाते जाना, और फिर इंडियनाइज होना, इसमें टाइम बहुत लगता है। पर क्योंकि शुरू में जब ये आए थे सारे के सारे, तो ये बैरबरिक इन्वेडर्स ही थे, और इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बार बार होने वाले इन हमलों से परेशान होकर दक्षिण भारत की तरफ मूव कर गए थे, इस उम्मीद में कि ये हमलावर वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब आप ये सोचोगे कि जब लोग पहुंच गए वहां पे तो हमलावर क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? लोग बहुत ग्रेजुअली पहुंचे वहां पे। ऐसा नहीं था कि कोई भोपाल से ट्रेन पकड़ी और सीधे बेंगलोर उतर गए, ऐसी बात नहीं थी। उस समय इतना अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता था। तो लोग कई, मतलब 1-1.5 साल आप समझ लीजिए, साल तो मैंने शायद थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, लेकिन अगर उस समय आपको दिल्ली से बेंगलोर जाना था, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, तो आप ये मान लीजिए कि 4-5 महीने तो लगने ही थे आपको, मतलब 6 महीने मान लीजिए आप कि 6 महीने आपको लगने ही लगने थे, और उससे ज़्यादा समय भी लग सकता था।
तो ये बहुत डिफिकल्ट माइग्रेशन था। लोगों ने इस माइग्रेशन को एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो साल में पूरा किया, किसी ने तो तीन तीन चार चार साल में पूरा किया ये माइग्रेशन। थोड़ा साउथवर्ड्स गए, फिर एक जगह कुछ देर रहे, फिर थोड़ी वहां पे रहने के बाद फिर और आगे बढ़े। तो लोगों ने तो इसको एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो पाँच पाँच साल में कर लिया। फॉरेन आर्मीज के लिए एक बड़ी आर्मी लेके तेजी से मार्च करके जाना थोड़ा मुश्किल होता था। फिर उनको रेजिस्टेंस भी मिलता इतना कठिन मार्च करने के बाद, तो वो उनके लिए थोड़ा और मुश्किल हो जाता। इसीलिए फॉरेन आर्मी साउथ इंडिया की तरफ जाना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जियोग्राफिकल बैरियर्स बहुत डिफिकल्ट थे। और लोग उन जियोग्राफिकल बैरियर्स को धीरे धीरे पार करते 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 दक्षिण भारत चले गए। तो इस तरह से इन दो प्रमुख वजहों के चलते बड़ी संख्या में उत्तर से दक्षिण की तरफ माइग्रेशन हुआ। और उत्तर से जब बहुत सारे लोग दक्षिण में जाके बस गए, तो वहां पे फिर वो कन्फ्लुएंस हुआ उनके कल्चर और लैंग्वेज का दक्षिण के कल्चर और लैंग्वेज से। और इसी कन्फ्लुएंस को संगम कहा जाता है। अब यहाँ पे एक बात सोचने वाली है कि बहुत सारे उत्तर भारत से लोग, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी शामिल थे, ये सभी के सभी जब दक्षिण भारत चले गए, तो ठीक है, अगर कोई मेहमान के तौर पे आपके यहाँ पे आता है तो आप उसको वेलकम करते हो। जैसे हमारे देश में टूरिस्ट आते दुनिया भर से, तो हम उनको वेलकम करते हैं कि चलिए ठीक है, आप आए, घूमिए, देखिए, करिए। लेकिन सोचो कि अगर फॉरेन कंट्रीज से बहुत सारे लोग यहाँ पे बसने के लिए आने लग जाएं, तो क्या हम उनको इजीली एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे हम उनको इजीली एक्सेप्ट, क्योंकि ऑलरेडी देखो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और फिर पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं भी हो तो हम ये ज़रूर देखेंगे कि जो आने वाले लोग हैं, जो हमारे यहाँ बस रहे हैं, ये हमको क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, इनके पास ऐसा क्या है जो ये वैल्यू एडिशन करेंगे हमारे देश में। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर अपन इस प्रवास को देखें, इस माइग्रेशन को देखें, तो सोचो कि ये लोग जो जा रहे थे क्या वैल्यू एडिशन करने वाले थे साउथ इंडिया के किंगडम्स में। इनमें जो शूद्र थे उनको तो बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लिया गया था किंगडम्स में साउथ इंडिया के, क्योंकि शूद्रों के पास बहुत सारी स्किल्स होती थी। कोई हथियार बनाना बहुत अच्छे से जानता था, कोई मूर्तियां बनाना बहुत अच्छे से जानता था, कोई पैलेस बनाना बहुत अच्छे से जानता था, कोई रथ बनाना बहुत अच्छे से जानता था, और कोई बहुत अच्छा कॉपर स्मिथ था, कोई बहुत अच्छा आयरन स्मिथ था। तो ये जो बहुत सारे अलग अलग ऑक्यूपेशन और स्किल्स होती है, ये लेके आ रहे थे। तो ऐसे लोगों की सोसाइटी में हमेशा रिक्वायरमेंट होती ही होती। तो ये लोग तो रेडिली एक्सेप्टेबल थे कि चलिए ठीक है, आपका तो स्वागत है समाज में। फिर बारी आती वैश्य की, व्यापारियों की। व्यापारियों का भी स्वागत किया गया दक्षिण भारत के समाज में, क्योंकि वो अपने साथ में अपनी ट्रेडिंग स्किल्स लेके आए थे। और साउथ इंडिया के किंगडम्स जानते थे कि इन ट्रेडिंग स्किल्स के दम पे हम अपनी इकोनॉमी को राइज करवा सकते, तो इनका भी स्वागत किया गया। फिर बात आती क्षत्रियों की, तो उत्तर भारत से बहुत सारे ऐसे क्षत्रिय आए थे जो अलग अलग तरह के मार्शल आर्ट्स जानते थे, अलग अलग तरह के वेपन्स चलाना जानते थे, युद्ध का उनको अनुभव था। तो उनको भी सेना के अंदर शामिल किया गया। अब बचे ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या करेंगे, उन्हें क्यों शामिल किया जाए समाज में, एक सवाल उठा होगा। और ब्राह्मणों ने इसका एक जवाब दिया। उन्होंने दक्षिण भारत के राजाओं को कहा कि अगर आपने हमको दक्षिण भारत के राज्यों में रहने की अनुमति दी, नागरिकता दी, तो हम आपको इतिहास में अमर कर देंगे। हम वो लोग हैं जो ग्रंथों की रचना करते हैं, और ग्रंथों की रचना करके पात्रों को अमर कर सकते हैं। अब तक उत्तर भारत में बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई, लेकिन दक्षिण भारत में कभी अभी तक हमने कोई बड़ा ग्रंथ नहीं देखा जिसकी रचना हुई। और उत्तर भारत के समस्त ग्रंथों के अंदर जिन योद्धाओं का, जिन वंशों का मेंशन है, वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है, वो सब नॉर्दर्न इंडिया के, सेंट्रल इंडिया के, वेस्टर्न इंडिया के, ईस्टर्न इंडिया के। इसीलिए कई ब्राह्मणों ने ये कहा कि अगर दक्षिण भारत के राजा हमको प्रशय देते उनके राज्य में, तो हम ऐसे ग्रंथों की रचना करेंगे जिन ग्रंथों में हम दक्षिण भारत की ग्लोरियस हिस्ट्री को प्रकाश में लेके आएंगे और वहां के प्रतापी राजाओं को भारत के इतिहास में अमर कर देंगे। और दक्षिण भारत के राजाओं को ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला भाई ये तो बहुत अलग बात है, ब्राह्मण ये क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों से तो बहुत अलग ही चीज दे रहे हैं ये ब्राह्मण, तो इनको भी लिया जाए। तो इस तरह से बहुत सारे ब्राह्मण स्कॉलर्स भी दक्षिण में जाते, और इन्हीं ब्राह्मण स्कॉलर्स ने
संगम लिटरेचर्स का क्रिएशन किया था। एक छोटी सी कहानी भी है यहाँ पे। छोटी सी कहानी ये है कि अब वो संगम का एक तो हम ये हिस्टोरिकल कॉजेज देखते हैं जो मैंने पीछे लिखे हुए हैं। ये वो टेक्स्ट बुक वाले कॉजेज हैं। एक पुराण में कहानी कही गई है, बड़ी ज़बरदस्त कहानी है वो, जो इंडिकेट करती है कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ माइग्रेशन हुआ था। कहानी क्या है? कहानी ये है कि एक मुनि थे, अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि एक ऐसे मुनि थे जो अ, दक्षिण भारत की तरफ जा रहे थे। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा गलत कॉन्टेक्स्ट बता दिया। कहानी वापस बताता हूँ। हुआ ये था कि हिमालय का राइज हुआ था। पुराणों की ये कहानी है, हिमालय का राइज हुआ था। और आप तो जानते ही हिमालय बहुत ऊंचा है, लेकिन आप ये भी जानते हो कि हिमालय बहुत यंग भी है। अभी हिमालय की ज़्यादा उम्र नहीं हुई है, हिमालय बहुत यंग है, पर है बहुत ऊंचा। उसके मुकाबले में विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत जो मध्य प्रदेश में है, या अरावली पर्वत जो राजस्थान में है, या इवन फॉर दैट मैटर वेस्टर्न घाट्स, ये कोई भी हिमालय का एक चौथाई भी नहीं है। इतने ऊंचे हिमालय, या अधिक से अधिक कुछ सबसे ऊंचा होगा तो एक चौथाई होगा हिमालय का। तो हिमालय सबसे छोटा लेकिन इतना ऊंचा, और ये सारे के सारे इतने बड़े लेकिन छोटे छोटे सी हाइट वाले पहाड़, माउंटेन रेंजेस। इन्हीं में से एक था विंध्याचल पर्वत, जो आज के मध्य प्रदेश को डायगोनली बाइसेक्ट करता है। विंध्याचल पर्वत सबसे बड़ा, सबसे बुजुर्ग, सबसे तो नहीं लेकिन हाँ सबसे बड़ों में से एक। उसको इस बात का बड़ा बुरा लगा, बड़ा गुस्सा आया कि आखिर ये हिमालय की इतनी हिम्मत की है कल का छोकरा, और हाइट ऐसी अटेन करता जा रहा है जैसे कि आसमान छू लेगा। छू ही लिया था आसमान। तो विंध्याचल ने बोला कि मैं बताता हूँ इसको बड़ा होना क्या होता है। और विंध्याचल ने अपनी हाइट इंक्रीज करना शुरू करी। विंध्याचल ने अपनी एल्टीट्यूड इंक्रीज करना शुरू किया। विंध्याचल का एल्टीट्यूड बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। अब जैसे जैसे विंध्याचल का एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा था, भारत के लोग बड़े परेशान होते जा रहे थे, क्योंकि वो सब ये बात जान रहे थे कि अगर विंध्याचल बहुत ऊंचा हो गया तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत हमेशा हमेशा के लिए कट ऑफ हो जाएगा। और ऐसा नहीं होना चाहिए इस देश को एक बनाए रखने के लिए। इसीलिए सभी ने अगस्त्य मुनि से प्रार्थना करी, याचना करी कि आप ही हो जिसकी बात विंध्याचल मान सकता है, क्योंकि अब हिमालय की ग्रोथ को देख के विंध्याचल का दिमाग खराब हो गया है। तो अगस्त्य मुनि गए विंध्याचल के पास, और उन्होंने विंध्याचल से बोला, अच्छा अगस्त्य मुनि बहुत बड़े मुनि, भारत के समस्त जीव जंतु, मानव, पर्वत, नदियां सब उनका सम्मान करते, और विंध्याचल भी करता। तो जब अगस्त्य मुनि विंध्याचल के पास गए तो विंध्याचल ने उनको प्रणाम किया आदर से कि हे मुनिवर, आप पधारे, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। अगस्त्य मुनि ने कहा कि विंध्याचल आप इतने ऊंचे हो गए, मुझे दक्षिण भारत जाना है। अब आप इतने ऊंचे हो गए, आपको पार करके दक्षिण भारत जाना मेरे लिए असंभव कार्य हो गया है, मैं कैसे करूं? अब विंध्याचल क्योंकि बहुत सम्मान करते हैं अगस्त्य मुनि का, तो विंध्याचल ने बोला कि हे गुरुवर, आप परेशान मत होइए, आपको दक्षिण भारत जाना है तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए आपके लिए झुक जाता हूं। जितना कद मैंने अपना ऊंचा किया है उतना मैं नीचे झुक जाता हूं, तो आपके लिए आसान होगा मेरे ऊपर से चल के पार करके जाना। अगस्त्य मुनि ने कहा कि बात तो सही है आपकी, मैं पार कर भी लूंगा, लेकिन आप फिर खड़े हो जाओगे, फिर ऊंचे होने शुरू होगे, मुझे वापस भी तो आना है, कितनी बार आप ऊपर और नीचे होते रहोगे? तो विंध्याचल ने कहा कि जब तक मुनिवर आप वापस नहीं आएंगे मैं झुका हुआ ही रहूंगा, जब आप वापस आ जाएंगे तब मैं बढ़ना शुरू करूंगा। अगस्त्य मुनि ने कहा कि चलिए ये बात सही है, ठीक है। विंध्याचल झुक गए और फिर छोटे हो गए। अगस्त्य मुनि ने उनके ऊपर से पार करके दक्षिण भारत में अपना पलायन किया, और फिर अगस्त्य मुनि दोबारा उत्तर भारत में कभी भी नहीं लौटे। पुराणों की ये कहानी ये कहती है कि आज भी विंध्याचल पर्वत झुका हुआ है, प्रतीक्षा में अगस्त्य मुनि की कि वो वापस आके उसके ऊपर चल के उत्तर में जाएंगे और विंध्याचल अपनी हाइट को, अपने एल्टीट्यूड को बढ़ाना शुरू करेगा। तो ये तो पुराणों की कहानी थी, जो सिर्फ इतना इंटरेस्टिंग कहानी थी। बड़ी हार्ड हिटिंग कहानी होती है पुराणों की, जो हमेशा दिमाग में बैठ जाती। लेकिन इससे हमको एक बात पता चलती है कि उत्तर से दक्षिण में पलायन हुआ था, मुनियों का, ऋषियों का पलायन हुआ था।
और अवश्य ही उसके बाद वैदिक धर्म, संगम काल, ये सब कुछ दक्षिण भारत में गया रहा होगा। तो ये कुछ बातें हैं संगम की। अब जब बहुत सारे ब्राह्मण गए दक्षिण भारत में और उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि हम ऐसे ग्रंथों की रचना करेंगे जिन ग्रंथों में हम राजाओं को अमर कर देंगे, तो जैसे ही वो दक्षिण में गए तो फिर बड़े बड़े असेंबलीज करवाई गई, जहाँ पे सारे विद्वान इकट्ठे हुए। इन विद्वानों ने आपस में शास्त्रार्थ किया, दक्षिण भारत के इतिहास को रिसर्च किया और ग्रंथों की रचना करी। तो अब अपन ये देखेंगे कि वो कौन कौन सी असेंबलीज हुई थी जहां पर वो लिटरेचर्स का क्रिएशन हुआ, जिसमें साउथ इंडिया की हिस्ट्री को ग्लोरीफाई किया गया और उसको प्रकाश में लाया गया पहली बार भारत के इतिहास में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1, 2 और 3 संगम होते हैं। 1, 2 और 3 संगम होते हैं। ये 3 असेंबलीज थी जो अलग अलग वक्त में हुई। सबसे पहले ये वाली हुई थी, दूसरी ये वाली और तीसरी ये वाली। अब ये वाली का नाम अपन देख लेते हैं। पहली असेंबली जिसको कहा जाता है थेन मदुराई, इस जगह पर ये असेंबली हुई थी। पहली असेंबली कहाँ हुई थी? थेन मदुराई में हुई थी। थेन मदुराई एक प्राचीन शहर था जो अब एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये शहर विलुप्त हो गया है। इनफैक्ट उसी समय प्राचीन काल में ही विलुप्त हो गया था। और यही वजह है कि यहाँ पे असेंबली भी हुई थी, ग्रंथों की रचना भी हुई थी, लेकिन हमको आज की तारीख में यहाँ से एक भी लिटरेचर नहीं मिलता है, क्योंकि ये माना गया कि थेन मदुराई में हुआ तो बहुत कुछ था, लेकिन वहाँ पे एक सुनामी आई थी जिसकी वजह से पूरा शहर तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था। जितने भी ग्रंथों की रचना वहाँ पे हुई थी, सारे के सारे ग्रंथ जल के भस्म, जल के नहीं, डूब के गल गए थे। और इस वजह से वहां से हमको कोई भी ग्रंथ नहीं मिलता है। लेकिन बाद के 2 संगमों में वर्णन किया गया है, मेंशन किया गया है पहले संगम का, कि एक संगम हुआ था, बट उसमें क्रिएशन क्या हुआ वो हमें पता नहीं चल पाया आज तक। दूसरा संगम भी तमिलनाडु में होता है। देखिए, याद रखिएगा, सारे संगम तमिलनाडु में ही होते हैं। प्रेजेंट डे तमिलनाडु, तमिलनाडु, द लैंड ऑफ तमिल्स। दूसरा संगम होता है कपाटपुरम नाम की जगह पे, और इस संगम में कई लिटरेचर्स का क्रिएशन होता है, जिसमें प्रमुख लिटरेचर है तोलकाप्पियम, रिटन बाय तोलकाप्पियर। तोलकाप्पियम इज द लिटरेचर और तोलकाप्पियर इज द ऑथर। अब ये तोलकाप्पियम जो लिटरेचर था, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या था? इसका सब्जेक्ट मैटर था तमिल ग्रामर। ये लिटरेचर लिखा गया था तमिल ग्रामर के ऊपर। हो सकता है कि उत्तर भारत से आने वाले लोग, उनकी भाषा और दक्षिण की क्लासिकल तमिल मिलकर एक नई सी तमिल बन रही थी, एक नियो तमिल बन रही थी, और इस नियो तमिल के लिए एक नए व्याकरण की आवश्यकता थी। और ये व्याकरण लिखने का काम तोलकाप्पियम ने तोलकाप्पियार नाम के स्कॉलर के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद में तीसरा संगम होता है, और तीसरे संगम के अंदर हमको जो लिटरेचर्स मिलते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरे संगम के लिटरेचर से ही हमको संगम पीरियड की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलती है। तो तीसरे संगम में कौन कौन से लिटरेचर्स? पहले तो तीसरा संगम कहाँ हुआ? मदुराई में हुआ। कौन कौन से लिटरेचर्स मिले? पहला लिखा हुआ है इट्टुट्टुगई, यानी कि 8 एंथोलॉजीज। यहां पे मैं पोयम्स लिख देता हूं। पट्टू पट्टू, पट्टू मतलब 5, पट्टू पट्टू 2 बार 5 मतलब 10 पोयम्स। एंड पट्टी नीनी कील कनक्कू, पट्टी नीनी कील कनक्कू मीन्स 18 पोयम्स, 18 एंथोलॉजीज। आसानी से बताने के लिए पोयम लिख रहा हूं मैं। इट्टुट्टुगई 8 एंथोलॉजीज, पट्टू पट्टू 10 एंथोलॉजीज, पट्टी नीनी कील कनक्कू 18 एंथोलॉजीज। ये सारे की सारी जो लिटरेचर्स थे, पोएटिक लिटरेचर्स थे। ये सारे के सारे कैसे थे? पोएटिक लिटरेचर्स थे। और इन पोएटिक लिटरेचर का सब्जेक्ट मैटर क्या था?
सब्जेक्ट मैटर यानी विषय वस्तु क्या थी इन सारे लिटरेचर्स की? वॉर एंड रोमांस। इन दो चीजों के ऊपर दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्री टिकी हुई है, और ये दो ऐसे विषय हैं जो अनंत काल से मानव को आकर्षित करते चले आ रहे हैं। जितनी भी बेहतरीन स्टोरीज होती हैं, ज्यादातर वो बेहतरीन स्टोरीज इन दो एस्पेक्ट्स के आसपास ही मंडरा रही होती है। वॉर यानी युद्ध, रोमांस यानी कि प्रेम। तो युद्ध और प्रेम, यही दो इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स हैं ह्यूमन लाइफ के, और ये एंथोलॉजीज भी इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करती है। लेकिन अब जिसमें बहुत सारी पोएम्स हैं, बहुत सारी कहानियां नरेशन में चल रही हैं पोएटिक, तो उस प्रोसेस में हमको साउथ इंडिया के बहुत सारे जियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में पता चलता है, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता चलता है, वहाँ पे कौन कौन से रूलर्स रूल करते थे, कौन कौन सी ट्राइब्स रहती थी। इन कहानियों में, इन लिटरेचर्स की कहानियों में बार बार उनका जिक्र आता है, जिससे हमको साउथ इंडिया के सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस की अच्छी खासी जानकारी मिलती है। उसके अलावा उस दौर में 3 महान ग्रंथ भी लिखे गए थे, जिनको कहा जाता है ग्रेट एपिक्स ऑफ तमिललैंड, तमिल धरती के महाकाव्य। एपिक्स ऑफ तमिललैंड, तमिल धरती के महाकाव्य, शिल्पाधिकारम, मणिमेखलई और सिंतमणि सिवाका। अब इसमें प्राइमरीली जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप ये ध्यान रखो कि ये लिखा किसने, इसके ऑथर कौन कौन से थे। तो जैसे शिल्पाधिकारम की बात करें तो शिल्पाधिकारम का ऑथर थे इलांगो अडिगल। इलांगो अडिगल नाम थोड़े से आपको अटपटे से लग सकते हैं क्योंकि द्रविड़ भाषाओं के नाम है, संस्कृत या प्राकृत के नाम नहीं है, द्रविड़ भाषा के नाम है, तो थोड़े से आपको अटपटे लग सकते हैं। लेकिन 2-3 बार आप पढ़ोगे रिलेट करके तो याद हो जाएंगे आपको। दूसरा लिटरेचर है यहाँ पे मणिमेखलई। मणिमेखलई लिखने वाले स्कॉलर का नाम है सित्तलई सत्तनार। सित्तलई सत्तनार ने मणिमेखलई लिखा था। और फिर तीसरा है सिंतमणि सिवाका। सिंतमणि सिवाका लिखने वाले स्कॉलर का नाम था थिरुत्त। थिरुत्त कत्तेवार। सिंतमणि सिवाका लिखने वाले स्कॉलर का नाम था थिरुत्त कत्तेवार। अब ये तीनों जो एपिक्स थे, इनका मैं आपको कोर बता देता हूं ब्रीफली कि इनकी स्टोरी का कोर क्या है। सबसे पहले शिल्पाधिकारम की अगर हम बात करें तो शिल्पाधिकारम एक कहानी कोवलन और कन्नेगी नाम के एक कपल की है। एक यंग कपल होता है, न्यूली मैरिड, कोवलन और कन्नेगी का। फिर इनकी स्टोरी में ट्विस्ट आता है कि कोवलन को एक माधवी नाम की डांसर से प्यार हो जाता है, तो वो कन्नेगी को छोड़ के माधवी के साथ रहने लगता है। माधवी के साथ वो रहता तो खुशी से है, लेकिन क्योंकि माधवी एक बहुत ही फेमस डांसर थी और ये बात फिर बाद में उसको जो है अच्छी नहीं लगती थी कि वो डांस परफॉर्मेंसेस दिया करती थी, क्योंकि वो उसको लेके पजेसिव हो गया था। तो वो माधवी को बोलता है कि आप डांस करना छोड़ दो, मुझे अच्छा नहीं लगता आप दूसरों के सामने नाचती हो। माधवी कहती है कि नहीं, ये मेरा पेशा है और मैं एंजॉय करती हूँ ये चीज़, इससे मेरी साख है, मैं इससे पैसा भी बनाती हूँ, तो ये मेरा प्रोफेशन भी है, पैशन भी मैं नहीं छोड़ूंगी। कोवलन गुस्से में वापस कन्नेगी के पास आ जाता है। कन्नेगी एक पतिव्रता नारी की तरह कोवलन को स्वीकार कर लेती, दोबारा उसको माफ भी कर देती। लेकिन वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि अब वो पुहार में नहीं रहेंगे। ये लोग पुहार नाम की जगह पर रहते थे, जो संगम पीरियड का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोस्टल टाउन हुआ करता था। और ये तय करते हैं कि अब ये पुहार से मदुराई जाएंगे। इस पूरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के प्रोसेस में कोवलन की गुडविल भी बहुत खराब हो गई थी, पैसा भी बहुत खत्म हो गया था, व्यापार व्यवसाय इनका ठप्प पड़ गया था। तो इनके पास में सिर्फ एक ज्वेल्ड एंकलेट बचा था,
जिसका जिसकी वजह से इस स्टोरी को नाम शिल्पाधिकारम दिया गया है। ये ज्वेल्ड एंकलेट को लेके तय करते हैं कि ये पुहार छोड़ देंगे, मदुराई जाएंगे, वहां पे एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। ज्वेल्ड एंकलेट को बेचेंगे, उससे खूब पैसा हमको मिलेगा और फिर उससे नया बिजनेस शुरू करेंगे मदुराई में। तो ये पुहार से माइग्रेट करके घने जंगलों से मदुराई जाते हैं। बड़ी एडवेंचरस जर्नी होती है इनकी। फिर उसके बाद में मदुराई में जब कोवलन वो ज्वेल्ड एंकलेट बेचने के लिए जाता है, तो अनफॉर्चुनेटली वैसा ही एक ज्वेल्ड एंकलेट वहां के राजा के पास भी था, जो गुम हो गया था या चोरी हो गया था। और राजा ने गुस्से में ये ऑर्डर्स पास कर रखे थे कि अगर चोर मिल जाए तो उसको मृत्यु दंड देना, कि उसने राजा के गहने को चुराने की कोशिश करी। जब कोवलन अपना ज्वेल्ड एंकलेट, जो कि वैसे ही दिखता था, मदुराई बेचने जाता है, तो सबको ये लगता है कि यही चोर है और उसको मार डालते हैं। ये खबर जब कन्नेगी को मिलती है तो कन्नेगी बहुत फ्यूरियस हो जाती है, और कन्नेगी फ्यूरियस होके पूरे मदुराई शहर को श्राप देती है कि इस शहर ने मेरे पति के साथ जो अन्याय किया है, मैं शहर को श्राप देती हूँ कि वो जल के भस्म हो जाए। कन्नेगी ने ये कहा था कि मैं एक पतिव्रता नारी रही हूँ, मैंने हमेशा ईमानदारी से पतिव्रता धर्म निभाया है, और अगर मेरे पतिव्रता धर्म के अंदर शक्ति है तो ये मदुराई शहर जल के नष्ट हो जाए। तो मदुराई शहर जल के नष्ट हो जाता है, वहाँ का राजा नेंदू जिलियन भी मारा जाता है उस अग्नि में, और इस तरह से शिल्पाधिकारम कहानी पूरी होती। ये कहानी तमिलनाडु में इतनी पॉपुलर हुई कि सब ये जानना चाहते थे कि इसके बाद क्या हुआ। तो उसके बाद एक अगला लिटरेचर आता है सित्तलई सत्तनार का लिखा हुआ मणिमेखलई, जिसमें ये कहा गया है कि कोवलन और कन्नेगी का तो कोई पुत्र पुत्री नहीं था, लेकिन कोवलन और माधवी की एक पुत्री थी जिसका नाम था मणिमेखलई, जो अपनी माँ की तरह ही ब्यूटीफुल थी और अपनी माँ की तरह ही एक फेमस डांसर भी बन गई थी, स्किलफुल और फेमस डांसर। एक बार और जब वो बड़ी हुई थी तो उसने ये प्रतिज्ञा कर ली थी, ये प्रण कर लिया था कि वो कभी विवाह नहीं करेगी अपनी माँ की तरह, क्योंकि उसने अपने माँ की पीड़ा को देखा था जब कोवलन माधवी को छोड़ के चला गया था। तो वो ये तय करती है कि वो कभी विवाह नहीं करेगी। परंतु एक राजा होता है उदय कुमारन, वो एक बार उसका डांस देख के उससे इतना इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है कि वो उसके सामने मैरिज प्रपोजल रखता है, और वो मना कर देती है रिस्पेक्टफुली। लेकिन राजा का ईगो हर्ट हो जाता है और राजा उसको अपनी पूरी पावर उसका और यूज करके चेज करना चाहता, उसको एबडक्ट करना चाहता था। वो समझ गई कि वो धरती पे रह के राजा से बच नहीं पाएगी, और वो एक नाव में सवार होके बे ऑफ बंगाल में निकल जाती कहीं, कि अब जो होना होगा मेरे साथ होगा, पर मैं धरती पे नहीं रहूंगी कि उदय कुमारन की स्लेव बन के मुझे रहना पड़े। तो उसको एक टापू मिलता है छोटा सा, और उस टापू पे मिलता है एक बुद्धिस्ट मॉन्क। वो बुद्धिस्ट मॉन्क मणिमेखले को ये समझाता है कि उदय कुमारन तुमसे प्रेम नहीं करता, तुम्हारे रूप सौंदर्य से प्रेम करता है। अगर तुम एक बौद्ध भिक्षुणी बन जाओ, अपने सर के सारे बाल मुंडवा लो, अपने रंगीन वस्त्र उतार के गेरुए वस्त्र धारण कर लो, भिक्षा मांगने लग जाओ, भिक्षा मांग के भोजन करने लग जाओ, तो उदय कुमारन का इंटरेस्ट तुम में पूरी तरह खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम्हारा सौंदर्य रह ही नहीं जाएगा। तो वो एक बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है, और फिर वही होता है, उदय कुमारन जब उसको एक बौद्ध भिक्षुणी के रूप में देखता है तो उसका सारा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। ये कहानी मणिमेखले की कहानी थी। फिर एक और ऐसा ही ग्रंथ लिखा गया सिंथमणि शिवा का, जो रिलीजियस मूवमेंट के बैकग्राउंड में लिखा गया ग्रंथ था, थिरुत्त कत्तेवार के द्वारा लिखा गया। इस कहानी में सिंथमणि को बताया गया है एक ऐसा राजा जो इलाके जीत के अपनी टेरिटरी भी इंक्रीज करना चाहता था और कर भी रहा था, और हर जीते हुए इलाके की एक राजकुमारी से विवाह करके अपनी स्त्रियों की संख्या इतनी कर लेना चाहता था जितनी दुनिया में किसी की रानियां ना हो। इतने ज्यादा रानियां वो रखना चाहता था, उसके अंदर यही वाला पैशन था। और ऐसा करते 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 एक वक्त उसकी महावीर स्वामी से मुलाकात होती, और महावीर स्वामी का ज्ञान मिलने के बाद में वो हिंसा का ये रास्ता छोड़ के जैन मुनि बन जाता है। ये तीनों ही कहानियां बहुत बड़ी कहानियां हैं, एपिक्स हैं, महाकाव्य हैं। ये मैंने आपको बहुत ही ब्रीफली बताई है, लेकिन तीनों कहानियों का कोर मैं आपको बताना चाहता था, जो कि मैं बता चुका हूं। अब ये जितने भी लिटरेचर्स हैं जो हमको मिलते हैं इस दौर के,
इन लिटरेचर्स के बेसिस पे हमको इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही, पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमको पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि दक्षिण भारत के अंदर 3 इंपॉर्टेंट किंगडम्स हुआ करते थे। उत्तरी तमिलनाडु और कोस्टल आंध्र प्रदेश के इलाके में फैला हुआ चोल साम्राज्य, जिन्हें संगम काल के चोल कहा जाता है। एक चोल और आएंगे जो राजपूत पीरियड में हम पढ़ेंगे, उन्हें साम्राज्यवादी चोल या फिर इंपीरियल चोलास कहा जाता है। तो वो इंपीरियल चोलास अलग है और ये संगम काल के चोल प्राचीन चोल हैं। हालांकि दोनों की फैमिली ट्री सेम है, बट इतिहास में दोनों को अलग अलग पढ़ा जाता है। तो संगम काल के चोल इस इलाके में रूल करते थे। इधर पांड्य डायनेस्टी ज्यादातर सदर्न तमिलनाडु के इलाके में रूल किया करती थी। और तीसरा पावरफुल किंगडम हुआ करता था ज्यादातर आज के केरला के इलाके में फैला हुआ चेरा डायनेस्टी का। तो हमें मेजर और उसके अलावा कई छोटे मोटे किंगडम्स और ट्राइब्स तो थे ही सही। तो प्राइमरीली हमको ये इंफॉर्मेशन मिलती संगम लिटरेचर से कि 3 बड़े किंगडम्स हुआ करते थे, चोला, पांड्य और चेर। इन्हीं चेरों को एम्परर अशोक के इंस्क्रिप्शंस में केरल पुत्र भी कहा गया है। इन्हीं चेरों को अशोकन इंस्क्रिप्शन में केरल पुत्र भी कहा गया है। अशोक के इंस्क्रिप्शन में चोल और पांड्य इन दोनों का भी वर्णन हमको मिलता है। तो ये भी एक फैक्ट है जो आप ध्यान रख लीजिएगा। फिर उसके बाद अब अपन देखते हैं इन डायनेस्टीज की पर्टिकुलर डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पांड्य की। दे रूल्ड इन साउथ एंड सेंट्रल तमिलनाडु रीजन, जो कि अपन ने भी देखा। देयर ग्रेटेस्ट रूलर वॉज नेंदू जेलियन, जिसकी मृत्यु जल के भस्म होके हुई थी। वो उनका ग्रेटेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर भी था। एंड दे वर द वन हु पैटर्नाइज 3 संगम असेंबलीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। जब उत्तर भारत से बहुत ज्यादा माइग्रेशन हुआ और बहुत सारे लोग दक्षिण भारत गए, तो पांड्य राजा ही वो शासक थे जिन्होंने उन सबको प्रशय दिया था, जिन्होंने उन सबको शेल्टर दिया था। इसीलिए जितना भी संगम लिटरेचर का क्रिएशन हुआ वो सब कुछ पांड्य किंगडम्स के अंदर हुआ था। ये इनको क्रेडिट जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करते तो ये चैप्टर हम नहीं पढ़ रहे होते। तो आपके लिए तो इतना अच्छा नहीं हुआ जो इन्होंने ये किया कि आपको एक एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन ऐतिहासिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से इन्हीं के प्रयास थे, पैटर्नेज था, जो कि हम संगम के बारे में जान पाए। तीसरा पॉइंट, देयर इंसिग्निया वाज अ कार्प फिश। आप में से जो जो भी स्टूडेंट्स मछली खाते हैं वो जानते होंगे कार्प फिश। इसको भारत में कार भी बोला जाता है। जैसे दुकानों पे जाते हैं खरीदने के लिए तो इसको कार भी बोल देते हैं। एक बहुत बहुत ही आम बोलचाल का नाम है इसका, कॉमन कार। तो जो लोग मछली खाते हैं वो मछली के मार्केट में जाते हैं तो आपने सुना होगा कार या कॉमन कार। ये वही कार मछली जिसको एक्चुअल नाम उसका कार्प है। तो ये कार्प फिश थी जो इनके झंडे का निशान होती थी, इनका इंसिग्निया होती थी, इनका शाही राजसी चिन्ह होती थी। उसी कॉन्टेक्स्ट में चेरा डायनेस्टी को देखें तो इन्होंने केरला के इलाके में रूल किया लार्जली। देयर ग्रेटेस्ट रूलर वॉज सेंगुत्तु वन। इनका सबसे महान शासक सेंगुत्तु वन था, जिसको रेड चेरा भी कहा जाता था। ये टर्म भी है इसके लिए जो अंग्रेजी में यूज होती है, रेड चेरा, जिसका मतलब होता है कि ऐसा नहीं था कि वो लाल चट्ट था, इसका मतलब है कि ही वॉज वेरी गुड, ही वॉज अ वेरी गुड चेरा रूलर। तो ये इनका ग्रेटेस्ट रूलर हुआ करता था। दे हैड मुजीरिस एंड तोंडी एज मेजर टाउन एंड पोर्ट्स। इनके 2 प्रमुख शहर थे, मुजीरिस एंड तोंडी। अगर अपन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है मुजीरिस और ये रहा, ये है मुजीरिस। ये जो टाउन है ये मुजीरिस है, जो कि इनका प्रमुख टाउन हुआ करता था। तोंडी यहाँ पे, तोंडई मंडलम यहाँ पे नहीं दिखा, इसमें नहीं है मैप में, लेकिन मुजीरिस इनका सबसे मेजर टाउन हुआ करता था और पोर्ट भी हुआ करता था। और ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे रोमन्स के साथ में ये लोग ट्रेड करते थे। यहाँ पे रोमन्स आते थे व्यापार के लिए।
Romans here came for the trade. Their insignia was bow and an arrow. और इनका जो insignia था वो धनुष और बाण हुआ करता था। एक धनुष बना हुआ होता था और उसके ऊपर चढ़ा हुआ, उसकी प्रत्यंचा के ऊपर चढ़ा हुआ एक बाण। अब इसी स्केल पे आगे हम देखते हैं कि चोला डायनेस्टी का क्या हिस्ट्री था। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि मिलिटरीली, सैनिक रूप से चोल इन सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। द चोलास वेर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ थ्री पावर्स। देयर ग्रेटेस्ट रूलर वॉज करिकला। ही इज नोन टू हैव डिफीटेड द कंबाइंड आर्मीज ऑफ पांड्य एंड चेरास। ही ऑल्सो कॉन्कर्ड श्रीलंका। तो ये एक फैक्ट याद रखिएगा कि ये जो चोलास थे ये मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग थे, इतने कि इन्होंने पांड्य और चेरों की कंबाइंड आर्मी को भी डिफीट किया था, इनकी टेरिटरी से ट्रिब्यूट भी वसूल किया था और श्रीलंका के ऊपर एक नेवल एक्सपीडिशन करके नॉर्दर्न श्रीलंका को कॉन्कर भी कर लिया था। वहां से बहुत सारे स्लेव भी ये लेके आया था जिनको उसने यहाँ पे मजदूरी में काम में लिया था। He commissioned the construction of a large embankment on the bank of river कावेरी। कावेरी नदी जो तमिलनाडु की तरफ बहती है काफी वाइड हो जाती है और वहां पे बाढ़ भी बहुत आती है। तो इसने क्या किया था, कुछ 100 किलोमीटर, 100-150 किलोमीटर के दाएं और बाएं एम्बार्कमेंट्स बनवाए थे, ऊंची ऊंची दीवारें बनवाई थी कावेरी नदी के दोनों किनारों पे, जिससे कि जब बाढ़ आए तो वो दीवारों पे पानी ऊपर उठ जाए लेकिन नगरों की और गांवों को जाके नुकसान न पहुंचाए। तो ये कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए श्रीलंका पे हमला किया, वहां से स्लेव्स लेके आया और वहां से स्लेव्स लेके आके उनसे ये एम्बार्कमेंट्स उसने बनवाए थे। और इनका इंसिग्निया था लीपिंग टाइगर, यानी कि एक छलांग लगाता हुआ बाघ, छलांग लगाता हुआ एक बाघ। तो ये इनका इंसिग्निया था और इनकी काम भी कुछ वैसे ही थे जैसे लीपिंग टाइगर के होते हैं लीप करने के बाद। फिर इसके बाद अब हम फाइनली गुप्त पीरियड की तरफ आते हैं। तो गुप्त पीरियड एकदम से चंद्रगुप्त से शुरू करने की बजाय उसका थोड़ा ओरिजिन अपन समझ लेते हैं। तो यहां पे अपन देखते हैं गुप्ता। इंग्लिश में बोलते हैं गुप्ता बट एक्चुअली गुप्त है वो सही प्रोनाउंसिएशन उसका, ओरिजिनली गुप्ता एम्पायर। गुप्त एम्पायर। अब एम्पायर गुप्त है तो फिर तो कुछ पता ही नहीं होगा हमको उसके बारे में। नहीं, ऐसा नहीं, उनका नाम गुप्त है, बहुत कॉमन नाम हुआ करता था एंशियंट टाइम्स में। चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, राधा गुप्त, ये गुप्त टर्म बहुत ही कॉमन थी प्राचीन भारत के अंदर। तो खैर चलिए गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं। तो इट बिगैन in around 250 AD, founded by श्रीगुप्त। फाउंडेड बाय श्रीगुप्त, इसके फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्त थे। फिर दूसरे इनके जो सक्सेसर थे, ही वॉज, अच्छा एक और चीज लिख लेते हैं, दे ग्रेजुअली rose to prominence in Magad region. They gradually rose to prominence in Magad region. मगध के इलाके में ये ग्रेजुअली राइज होते गए। पहले जो रूलर थे इनके वो श्रीगुप्त थे जिन्होंने महाराज का टाइटल लिया था। जो बात हमको इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन या प्रयाग प्रशस्ति से पता चलती है उससे हमको ये पता चलता है कि श्रीगुप्त जो थे, श्रीगुप्त का जो टाइटल था वो महाराज का था। श्रीगुप्त का जो सक्सेसर था, he was succeeded by
घटोत्कच, गुप्त, ये भी महाराज थे। तो एक बात तो क्लियर हो रही है कि मगध के इलाके में ऑलरेडी ये लोग पावरफुल हो चुके थे, क्योंकि इन्होंने महाराज टाइटल अज्यूम किया हुआ है। महाराज टाइटल अज्यूम किया मतलब ऑलरेडी पावरफुल ये थे। तो ऐसे तो देखा जाए तो श्रीगुप्त से पहले भी कोई इनका रहा होगा, जिसकी इंफॉर्मेशन हम ऑब्वियसली रही होगा। श्रीगुप्त कोई आसमान से तो आए नहीं होंगे, इनके भी कोई पेरेंट्स रहे होंगे, वो भी कोई ना कोई राजा रहे होंगे। तब कहीं जाके श्रीगुप्त महाराज, भाई श्रीगुप्त के पिताजी या तो कम से कम महाराज होंगे, या कम से कम नहीं, श्रीगुप्त के पिताजी या तो महाराज होंगे उन्हीं की तरह, या कम से कम एक राजा जरूर होंगे। तो ये जो गुप्तों की का राइज था ना, ये तो ग्रेजुअली शुरू हो चुका था बहुत पहले से ही। इंफॉर्मेशन हमको श्रीगुप्त से मिलना शुरू होती है, और इसीलिए श्रीगुप्त को माना जाता है कि भाई ये कौन है, ये फाउंडिंग फादर है गुप्त एम्पायर के। गुप्तास के ओरिजिन के बारे में भी बहुत क्लैरिटी के साथ में कुछ पता नहीं चलता है। कुछ हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि ये क्षत्रिय ही थे, कुछ हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि ये व्यापारी थे, वैश्य थे, और क्योंकि इन्होंने बहुत सारे वेल्थ अर्न कर ली थी। तो उस जमाने में एक ऐसा तो होता था, देखो ये पॉसिबल है, इस बात की काफ़ी प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये लोग क्षत्रिय नहीं थे, या कोई बहुत ऊंचे वर्ण के नहीं थे। और हो सकता है कि ये व्यापारी रहे हों, वैश्य रहे हों। ये बात इससे थोड़ी ज़्यादा समझ में आती है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि उस ज़माने में ये लोग कहीं अपना मतलब कोई लीनिएज नहीं ट्रेस करते। ये लोग अपना लीनिएज कहीं दूर तक से ट्रेस नहीं करते, वरना जनरली जो एंशियंट टाइम्स में एम्पायर्स हुआ करते थे, खासतौर पे नेटिव डायनेस्टीज, वो अपना लीनिएज किसी न किसी रामायण या महाभारत के कैरेक्टर से ज़रूर ट्रेस करते कि भाई हम उनके डिसेंडेंट हैं, इनके डिसेंडेंट हैं। इनके लिटरेचर में कहीं पे भी दूर, इनके एविडेंसेस में कहीं पे भी दूर दूर तक हमको इस तरह का कोई भी एंशियंट लीनिएज ट्रेस होता नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात ये कि ऐसा होता था एंशियंट इंडिया में कि जो व्यापारी बहुत रिच होते थे, अमीर होते थे जो व्यापारी, वो अपने अपने पोजेशंस को, अपने वेल्थ को, अपने गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़के रिक्रूट करते थे जो लड़ सकते थे, क्षत्रियों का रिक्रूटमेंट करते थे। अगर हम ये माने कि मगध में रहने वाला कोई व्यापारिक घराना था जो अपने नाम के आगे गुप्त लगाता था, वो धीरे धीरे व्यापार करके इतना रिच होता गया कि उसने अपनी आर्मी बनानी शुरू कर दी, अपने वेल्थ को, अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और देखते ही देखते उनकी वेल्थ बढ़ती गई, उसके साथ ही उनकी आर्मी का साइज भी बढ़ता गया। और एक पॉइंट ये आया कि उनकी आर्मी बहुत बड़ी हो गई, इतनी बड़ी कि वो अपना किंगडम बना सकते थे। और उसके बाद उन्होंने अपना किंगडम बनाना भी शुरू कर दिया, तो वो व्यापारी से क्षत्रिय बन गए। आचार्य चाणक्य ने भी अर्थशास्त्र के अंदर ये बात मेंशन करी है कि भृतक बल हुआ करता था प्राचीन भारत में। एंशियंट इंडिया में भृतक बल हुआ करता था। भृतक बल ऐसे फोर्स को कहते थे जो व्यापारियों की फोर्स होती थी। मतलब आचार्य चाणक्य ये बोल रहे हैं कि एंशियंट इंडिया में व्यापारी अपनी आर्मीज बनाया करते थे। ये आर्मी में ऐसे लड़के रिक्रूट होते थे जो अच्छा लड़ना जानते थे, और इनको सैलरीज देके रिक्रूट किया जाता था। राज्य आवश्यकता पड़ने पर अपने यहाँ के व्यापारियों की इन सैनिक टुकड़ियों का उपयोग भी करते थे युद्ध में। तो क्योंकि उस जमाने में कोई बड़ा प्रोमिनेंट पावर नहीं था, व्यापारियों की सैनिक टुकड़ियां उनकी पर्सनल हो जाती थी कंप्लीटली। और गुप्तों ने अपने बढ़ते व्यापार से अपनी सेना को भी बढ़ाया और अपनी सैनिक शक्ति को भी बढ़ाया, और उसी के दम पे अपनी राजनीतिक शक्ति को भी बढ़ाया। और देखते ही देखते ये राजा और राजा से महाराज हो गए, और इनके वंश की शुरुआत हो गई क्षत्रियों के तौर पे। लेकिन वो पहला रूलर जहां से इनकी ग्लोरी शुरू होती है, जिसकी वजह से इनका नाम आया हिस्ट्री में, वो होता है चंद्रगुप्त प्रथम, फर्स्ट
ग्रेट ruler of this dynasty was चंद्रगुप्त वन। अब अपन चंद्रगुप्त वन की बात करते हैं, उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी थी और कब से लेके कब तक उसने रूल किया था। तो सबसे पहली चीज, ही reigned बिटवीन 319 एडी टू 335-36 एडी। दोनों में से जो भी साल आपको अच्छा लगे वो मान लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंशियंट हिस्ट्री की जो डेट्स होती है उसमें एग्जैक्ट ईयर्स पता करना वैसे बहुत मुश्किल रहा है हिस्टोरियंस के लिए, तो अलग अलग किताबों में 335 336 दिया रहता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत करी थी। कब से करी थी गुप्त संवत की शुरुआत? जब से रूल करना शुरू किया था। ये बात भी मैंने आपको बताई है कि एंशियंट टाइम्स में कोई रूलर्स जब रूल करना शुरू करते थे बड़ा अचीवमेंट हासिल करके, तो वहीं से वो अपने एक नए दौर की शुरुआत मानते थे, और अब वहीं उसी डेट से वो अपना एक नया कैलेंडर शुरू करते थे। मान लीजिए आज मैं एक रूलर हूं और मैंने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया, तो आज मैं पहली तारीख, पहला महीना और पहला साल 111 मान के एक नया कैलेंडर शुरू कर दूंगा। तो ऐसे बहुत सारे कैलेंडर्स एंशियंट इंडिया में अलग अलग वक्त पे अलग अलग जगह में इशू होते रहे, तो इन्होंने भी गुप्त संवत की शुरुआत करी। तो एक फैक्ट है, याद रख लीजिएगा। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ही अज्यूम्ड द टाइटल महाराज अधिराज। अब आप देखिए, इनके जो प्रीवियस रूलर्स थे, इनके पिताजी दादाजी, इन्होंने टाइटल अज्यूम किया महाराज का, लेकिन अब ये पोता जो है ये टाइटल अज्यूम कर रहा है महाराज अधिराज। महाराज अधिराज का मायना क्या है? महाराज अधिराज मतलब कई महाराजाओं का राजा, ऐसा रूलर जिसके अंडर में कई महाराज आते हैं। मतलब अब आप समझ लो कि कितना पावरफुल हो गया होगा ये। और इसका एविडेंस हमको मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में कि ऐसा क्यों किया था इन्होंने, बिकॉज ही conquered large part of ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी भारत, जिसमें देखो मगध में तो ये लोग थे ही सही ऑलरेडी, मगध वाला इलाका लार्जली इनके कंट्रोल में था ही सही, लेकिन मगध से आगे बढ़ के अंग का कॉन्क्वेस्ट, फिर मगध से वेस्ट में जाके ईस्टर्न उत्तर प्रदेश वाले इलाके का कॉन्क्वेस्ट। तो आप ये समझ लीजिए कि जो प्रयाग नाम की जगह है, जिसको पहले इलाहाबाद भी कहा जाता था, अब उसका नाम वापस प्रयागराज हो गया है, तो प्रयाग नाम की जगह से लेके बंगाल तक का इलाका इन्होंने कॉन्कर कर दिया था। और आप देखिए बहुत फर्टाइल इलाका है। एंशियंट इंडिया में या मिडाइवल इंडिया में जिस भी रूलर के पास में ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से लेके बांग्लादेश के बीच का इलाका आया है, वो बहुत बड़ी पावर बना है, क्योंकि उस जमाने में एग्रीकल्चरल टैक्स प्रमुख होता था, ट्रेड बहुत होता था इस इलाके में, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी इस इलाके में, खेती बहुत अच्छी होती थी इस इलाके में, तो टैक्स भी बहुत आता था इस इलाके से। इसीलिए एंशिएंट टाइम्स में और मिडाइवल टाइम्स में जिसने बंगाल को और उत्तर प्रदेश को और बिहार को पकड़ लिया वो सबसे पावरफुल हो जाता था। यही काम जब इन्होंने किया तो ही बिकेम वेरी पावरफुल, और उसके बाद कई रूलर्स को अपने अंडर में इन्होंने कर लिया और टाइटल अज्यूम किया महाराज अधिराज। महाराज अधिराज का एक और मायना है, महाराज अधिराज का एक और मायना है डिसेंट्रलाइजेशन। महाराज अधिराज मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। जिस तरह हमने मौर्यन पीरियड में देखा था कि रूलर ने पूरा इलाका जीता, लेकिन अपने अंडर में किसी रूलर को नहीं रखा, गवर्नर्स को रखा कि मैं नियम बनाऊंगा और मेरे बनाए नियम तुम सिर्फ इंप्लीमेंट करोगे, जिसके बदले तुमको सैलरी दी जाएगी। यह है सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? मैंने एक इलाका जीता और अपने जीते हुए इलाके को, जिन राजाओं को हरा के इलाका जीता, उनको उनकी उनकी जगह का राजा बने रहने दिया, और मैंने कहा कि तुम तुम्हारे इलाके में रूल करते रहो, तुम महाराज हो और मैं महाराज अधिराज हूं, मैं तुम्हारा भी महाराज हूं, तुम अपने इलाके में जैसे रूल करते थे करते रहो, बस मुझे टैक्स देते रहा करो।
तो मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी मैक्सिमम बेनिफिट वाला केस है ये। तो गुप्त काल में हमको सेंट्रलाइजेशन नहीं दिखता। गुप्त काल में जितने भी रूलर्स आए सबने इसी तरह डिसेंट्रलाइज तरीके से रूल किया। और एक सवाल उठता भी है कि ऐसा क्यों? मौर्यन पीरियड के रूलर कंप्लीटली सेंट्रल केंद्रीय तरीके से शासन कर रहे थे। और उसके बाद हम जितने भी रूलर्स को देखेंगे भारत में, कम से कम आप समझ लीजिए मुगल पीरियड के पहले तक, इवन मुगल पीरियड में भी काफी हद तक डिसेंट्रलाइजेशन था, लेकिन फिर भी अंग्रेजों के, आप समझ लीजिए मौर्यन से लेके ब्रिटिशर्स के बीच में भारत में बहुत डिसेंट्रलाइजेशन रहा। सेंट्रलाइजेशन हो ही नहीं पाया भारत के अंदर। कब? मौर्यन से लेके ब्रिटिशर्स के बीच में। उसकी एक प्रमुख वजह यह रही कि भारत की जनसंख्या बहुत बढ़ रही थी तेजी से। भगवान का वरदान है ही हम लोग को। और उसके अलावा डाइवर्सिटी भी बहुत बढ़ रही थी। बाहर से नए नए ट्राइब्स, नए नए ग्रुप्स आके भारत में एसिमिलेट हो रहे थे। कल्चरल डाइवर्सिटी बढ़ रही थी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बढ़ रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी। ऐसे में किसी एक रूलर को इतने बड़े इलाके को सेंट्रली रूल करना मुश्किल होता जा रहा था मौर्यंस के बाद। अब उस जमाने में आप ये देखो कि नेशन को कनेक्ट करने के साधन भी नहीं थे। तो सबसे बेस्ट साधन क्या था? घोड़ा। अब घोड़े पे आप कैसे पूरे नेशन को कंट्रोल कर लोगे? अब आप बोलोगे सर मौर्यंस ने तो कर लिया था, क्योंकि उस समय डाइवर्सिटी कम थी, पॉपुलेशन कम थी, तो कंट्रोल हो जाता था। अभी डाइवर्सिटी बहुत बढ़ गई, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, तो कंट्रोल करना मुश्किल होता था। जो रूलर जहाँ का है, जहाँ के कल्चर को समझता है, वहाँ के लोगों को जानता है, वो वहाँ पे बेस्ट रूल कर सकता है। तो मौर्यन एम्पायर के बाद के रूलर्स ने यही किया कि चलो ठीक है, तुमको हरा दिया हमने, अब तुम्हारे बाप तो हैं हम, ये देख लो तुम, लेकिन तुम हमको ट्रिब्यूट पे करते रहो, तो हम तुमको एक बच्चे की तरह अपने इलाके में रूल करने देंगे। जब तुमने ट्रिब्यूट पे करना बंद किया, तुम पे हमला करके तुम्हारी जगह किसी और को बिठा देंगे। लेकिन रहेगा डिसेंट्रलाइजेशन ही, क्योंकि सेंट्रल पावर को रूल करने में आसानी होगी। आज भी अंग्रेज जब आए भारत में, तो अंग्रेज अपने साथ में नई टेक्नोलॉजी लेके आए, रेलवे सिस्टम लेके आए, टेलीग्राफ सिस्टम लेके आए, बेहतर आर्मीज लेके आए, मॉडर्न आर्मीज, मॉडर्न वेपन वाली आर्मीज लेके आए, तो वो भारत को सेंट्रली रूल कर पाए। उन्होंने भारत को सेंट्रली रूल किया। लेकिन फिर भी अगर आप अंग्रेजों का दौर भी देखोगे तो 100% सेंट्रलाइजेशन नहीं था। भारत में अंग्रेजों ने बहुत सारी ऐसी रियासतें छोड़ी जिसको उन्होंने रूल नहीं किया डायरेक्टली। पूरा राजस्थान, आधा गुजरात, एक चौथाई महाराष्ट्र, आधा मध्य प्रदेश, आधा के आधे से भी ज्यादा मध्य प्रदेश, 3/4 ऑफ मध्य प्रदेश, 100% ऑफ राजस्थान, 50% ऑफ गुजरात, 25% महाराष्ट्र, लगभग 40% कर्नाटक, 10-15% तमिलनाडु, 80% केरला, फिर आप चले जाओ तो 10-15% पंजाब हरियाणा, फिर आप इधर बंगाल में आ जाओ तो 10-15%, इतने इतने परसेंट में हर जगह से निकाल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ ये अपने अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ छत्तीसगढ़, सम 50% ऑफ उड़ीसा, ये सारे ऐसे इलाके थे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जहाँ के राजा अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं, मतलब कंट्रोल में थे लेकिन डायरेक्टली ब्रिटिश रूल नहीं चलता था वहाँ पे। तो अंग्रेज इतने बेहतर सिस्टम लेके आए, तब भी भारत को वो 100% सेंट्रली रूल नहीं कर पाए जो मौर्यंस की तरह। उन्होंने बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को उनकी तरह से रूल करने के लिए छोड़ रखा हुआ था। इवन आज भी जब भारत की सरकार बनी है 1947 के बाद में, तो भी आप देखते हो, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा या पढ़ोगे कि अभी भी 100% सेंट्रलाइजेशन नहीं है। हालांकि सेंटर ज्यादा पावरफुल है, पर स्टेट्स के पास भी रीजनेबल और कंसिडरेबल पावर्स हैं। स्टेट की अपनी पावर्स भी बहुत हैं, सेंटर की तो है ही सही ओवरऑल पावर, बट स्टेट की अपनी बहुत सारी पावर्स हैं। तो आज भी 100% सेंट्रलाइजेशन नहीं है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि 100% सेंट्रलाइजेशन सिर्फ मौर्यंस कर पाए थे। उनके बाद में भारत में कोई भी 100% सेंट्रलाइजेशन नहीं कर पाया। और वजह है भारत की बढ़ती पॉपुलेशन और बढ़ती डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक, रेशियल, कल्चरल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे इन्होंने कॉन्कर तो किया, लेकिन डिसेंट्रली कॉन्कर करते हुए रूल किया, टाइटल अज्यूम किया महाराज अधिराज। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया। ये बात हमको प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से पता चलती है, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये
लिच्छवी, लिच्छवी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस क्लैन हुआ करता था। एंशंट इंडिया में लिच्छवी क्षत्रिय बहुत ही वीर माने जाते थे। इनके वंश का मान सम्मान बहुत था। उत्तरी बिहार और उससे लगते हुए नेपाल के इलाके के रहने वाले ये लोग थे। वहाँ के क्षत्रिय थे, युद्ध में बहुत निपुण थे और प्राचीन भारत में इनकी ग्लोरी बहुत थी। तो इनकी एक राजकुमारी से विवाह किया चंद्रगुप्त ने, और इस बात को प्रयाग प्रशस्ति में बहुत हाईलाइट करके मेंशन किया गया, जिसका एक ही मतलब निकलता है कि डेफिनेटली गुप्त ऊंचे वंश से नहीं थे। अब वो ताकतवर तो हो गए थे, राज जिन्होंने हथिया लिया था, पर कहीं ना कहीं एंशियंट इंडिया में अगर आपका खानदान ऊंचा नहीं है तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी कम हो जाती थी। तो वो अपने खानदान की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, ताकि वो ये दिखा सके सबको कि देखो अब लिच्छवी हमारे रिश्तेदार हैं, और चंद्रगुप्त का आने वाला जो बच्चा होगा वो भी लिच्छवी माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ होगा, ताकि उसकी लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े। और इसीलिए इस बात को प्रयाग प्रशस्ति में खुद समुद्रगुप्त ने हाईलाइट किया है, जिसने ये पूरी इंस्क्रिप्शन लिखवाई है। और यही समुद्रगुप्त लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का बेटा था। वो कहते नहीं थकता प्रयाग प्रशस्ति में कि मैं लिच्छवाय दोहित्र हूं, मतलब मैं लिच्छवियों का बेटा हूं। वो अपने आप को गुप्तों से एसोसिएट नहीं कर रहा है, वो अपने आप को लिच्छवियों से एसोसिएट कर रहा है, क्योंकि लिच्छवियों का प्रेस्टीज बहुत बड़ा है, गुप्तों का नहीं है उतना। इससे भी ये साबित होता है कि गुप्त नॉन क्षत्रिय बैकग्राउंड से थे, और उनको अपनी क्षत्रियता इस्टेब्लिश करने के लिए पुराने प्रेस्टीजियस क्षत्रिय क्लैन की राजकुमारी से विवाह करना पड़ा था, ताकि लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े। ही बिगेन द एक्सपेंशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर, और इसी के साथ में गुप्त साम्राज्य के एक्सपेंशन, इनके क्षेत्र राज्य विस्तार की शुरुआत होती है। और फिर आते हैं अगले रूलर, जिनका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त अनआर्ग्यूएबली गुप्त साम्राज्य का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर था, और अंग्रेजों ने इनका बड़ा वर्णन किया, अंग्रेजों ने इनका बड़ा हाइप किया है कि बड़े बेहतरीन रूलर थे ये। लगभग 335 एडी से लेके 375 एडी के बीच में इन्होंने रूल किया था। विंसेंट स्मिथ, जो कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन था, उसने जब इनके बारे में पढ़ा, प्रयाग प्रशस्ति इनकी पढ़ी, तो उसने इनको कहा नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन जो उस जमाने में यूरोप में एक ग्रेट कॉन्करर के तौर पे देखा जाता था। जब प्रयाग प्रशस्ति पढ़ी विंसेंट स्मिथ ने, तो पहला थॉट जो विंसेंट स्मिथ के मन में आया वो वही आया कि जैसे नेपोलियन ने यूरोप में किया था, वैसे ही समुद्रगुप्त ने किसी वक्त भारत में किया था। और उसने बड़ी आसानी से इनको नेपोलियन से कंपेयर कर दिया, जो कि इतना कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि नेपोलियन हार भी गया था, बाद में नेपोलियन एग्जाइल में भी रहा था। समुद्रगुप्त अपना पूरा जीवन जीतते ही रहे थे, हारे कभी नहीं थे, और बहुत अच्छी अवस्था में उनकी डेथ हुई थी। तो इतना कंपेरेबल नहीं है नेपोलियन, बट फिर भी उन्होंने कर दिया तो अपने को याद रखना है। वैसे भी हम लोग वही हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो अंग्रेजों ने हमको लिख के दी है, जो हमारी किताबों में टेक्स्ट बुक्स में चलती है। तो अच्छा लगे या नहीं लगे, मुझे पढ़ाना वही पड़ेगा, आपको भी याद वही करना पड़ेगा। His campaigns are mentioned in प्रयाग प्रशस्ति एंड एरंड इंस्क्रिप्शन ऑफ मध्य प्रदेश। ये बड़ी महत्वपूर्ण है, एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, जिसको पहले अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता था। जिसको पहले इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता था। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। पहला फैक्ट ये है, इट वॉज ओरिजिनली built by Emperor Ashok during the Mauryan
एम्पायर. इट वॉज ओरिजिनली बिल्ट बाय एम्परर अशोक ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर. तो पहली चीज तो ये है कि ये, इस पे भले ही हमको समुद्रगुप्त की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन ये ओरिजिनली लिखवाई अशोक ने थी अपने पिलर इंस्क्रिप्शन के लिए. बिल्ट बाय एम्परर अशोक. अशोक का ये क्या था, एक पिलर इंस्क्रिप्शन था. एम्परर अशोक के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस थे ना, तो उसी में से एक ऐसा पिलर इंस्क्रिप्शन था प्रयाग में. ये इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं इसको, सम्राट अशोक का. लेकिन इसमें बहुत सारी जगह खाली थी, तो उस खाली जगह पे बाद में समुद्रगुप्त ने अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे. लेटर समुद्रगुप्त used its vacant surface to write his own inscriptions. तो ठीक है साहब, समुद्रगुप्त ने खाली सतहों पे इसके अपने इंस्क्रिप्शंस लिखने शुरू किए. फिर तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहां ये याद रखना है. इट वॉज रिटन बाय कोर्ट पोएट हरिशेन. समुद्रगुप्त के लिए ये सब कुछ उनके राज कवि, दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा था. लिखवाया समुद्रगुप्त ने था, लेकिन लिखा हरिशेन ने था. तो ये भी बात याद रख लीजिएगा. फिर इसमें लिखा क्या था? इट मेंशंस अबाउट आइए क्या क्या देखते हैं, क्या क्या मेंशन किया गया था इसमें. फिजिकल ब्यूटी ऑफ समुद्रगुप्त. हरिशेन मेंशन करता है कि मेरे स्वामी की सुंदरता उनके शरीर पे लगे हुए घावों में है. वो कहता है मेरे स्वामी का शरीर में, आप मेरे स्वामी समुद्रगुप्त को देखोगे तो उनका शरीर घाव से भरा पड़ा है. ऐसा एक भी वेपन नहीं है जो भारत में मिलता हो जिसका घाव उनके शरीर के ऊपर नहीं लगा हुआ हो. इससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने एक तो कई लड़ाइयाँ लड़ी थी, और उन लड़ाइयों में समुद्रगुप्त ऐसे पीछे भी नहीं बैठा रहा हुआ था. समुद्रगुप्त ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कई लड़ाइयाँ लड़ी थी, और कई लड़ाइयाँ जीती थी, और उन लड़ाइयों को जीतने के प्रोसेस में अपना खून भी बहाया था, और परमानेंट घाव लेके आया था वो. और इतने घाव रहे होंगे समुद्रगुप्त के शरीर के ऊपर कि समुद्रगुप्त के लिए ये कहा गया कि भाई, कई लोग बोलते होंगे कि अभी इसका लुक खराब हो गया समुद्रगुप्त का, इतने घाव, ये कट गया वो कट गया, जैसे मेरे को भी यहाँ पे कटा हुआ है, कहीं पे यहाँ पे, ये यहाँ पे कटा हुआ है. तो ऐसा मुझे तो बहुत कम कटा हुआ है, उसको तो बहुत जगह कट लग गए होंगे, तो उसका चेहरा पूरा बिगड़ गया होगा. तो हरिशेन ने बोला कि ये जिसको आप बिगड़ा हुआ कह रहे हो चेहरा, इसी में मेरे समुद्रगुप्त स्वामी की सुंदरता है, जो उनकी वीरता का बखान करते हैं. उनके शरीर से उनकी वीरता प्रकट होती है. ये बात लिखी है. दूसरी बात यहाँ पे लिखी हुई है, कॉन्क्वेस्ट ओवर 12 किंग्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. ओ सॉरी, नॉर्दर्न नहीं, सदर्न इंडिया. दक्षिण भारत के 12 राजाओं को इन्होंने पराजित किया था. बड़ी बात है. साउथ इंडिया के 12 राजाओं को इन्होंने डिफीट किया था. दूसरा पॉइंट हमको यहाँ पे दिखाई देता है. तीसरा पॉइंट, कॉन्क्वेस्ट ओवर 9 किंग्स
ऑफ नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत के 9 राजाओं को पराजित किया। अच्छा, साउथ इंडिया के जो राजाओं को पराजित किया था, तो उसमें एक पॉइंट है, वो याद रख लीजिएगा। ओनली प्लंडर्ड, नो परमानेंट एनेक्सेशन। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में जब हमला किया तो 12 राजाओं को हराया, लेकिन 12 राजाओं को हरा के उनके उनसे वेल्थ लूटी, उनके किंगडम्स को एनेक्स करके अपने एम्पायर में शामिल नहीं किया। वजह यही रही होगी कि साउथ इंडिया में परमानेंटली रूल करना बहुत मुश्किल होता था नॉर्दर्न इंडिया से, क्योंकि जियोग्राफिकल बैरियर्स बहुत होते थे। तो वेल्थ उनकी प्लंडर कर ली, और वेल्थ प्लंडर करके वापस आ गया, अलाउड टू रूल देम एज दे वेर। लेकिन उत्तर भारत के 9 राजाओं को जब इन्होंने पराजित किया, तो उत्तर भारत के 9 राजाओं को इन्होंने ना सिर्फ डिफीट किया, बल्कि उनकी टेरिटरीज को भी अपनी टेरिटरीज का हिस्सा बनाया। चौथा, समुद्रगुप्त कॉन्क्वेस्ट ओवर several republics of northwestern India। और पांचवा, कॉन्क्वेस्ट ओवर several tribes of central and eastern India। प्रयाग प्रशस्ति तो बहुत बड़ी समुद्रगुप्त की, लेकिन उसका मैं कोर बता रहा हूं आपको कि इतनी कॉन्क्वेस्ट समुद्रगुप्त ने करी थी नेशन वाइड। सिर्फ वेस्टर्न इंडिया को आप छोड़ दो, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, साउथ राजस्थान, गुजरात का इलाका, महाराष्ट्र के नॉर्दर्न इलाके, ये वाला पार्ट आप छोड़ दो, बाकी पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में समुद्रगुप्त ने जा जाके आक्रमण किए थे और जीत हासिल करी थी। समुद्रगुप्त को एक और टाइटल मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में, जो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो टाइटल है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, टाइटल्ड एज अजात शत्रु इन प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को अजात शत्रु टाइटल भी दे रखा है, क्योंकि इसलिए ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अजात शत्रु एंशियंट टाइम्स में बहुत बड़ा कॉन्करर माना जाता था, और उसी लेवल के कॉन्क्वेस्ट, इनफैक्ट उससे कहीं ज्यादा कॉन्क्वेस्ट समुद्रगुप्त ने किए थे। इसलिए समुद्रगुप्त को भी ये टाइटल दिया गया प्रयाग प्रशस्ति में हरिशेन के द्वारा। तो इतनी सारी कॉन्क्वेस्ट उसने करी थी, और एक बार फिर भारत में एक पैरामाउंट पावर आई। मौर्यन पीरियड के बाद में भारत में कोई ऐसी नेटिव पावर नहीं आई थी जिसने इतने बड़े इलाके में कॉन्क्वेस्ट करके एक किंगडम का रूल एस्टैब्लिश किया हो। समुद्रगुप्त ने करके दिखाया, और यही वजह थी कि विंसेंट स्मिथ ने उसको नेपोलियन से कंपेयर कर दिया था। तो ये प्रयाग प्रशस्ति की बात है जो हमको इलाहाबाद से मिलती है, जिसके ऊपर ओरिजिनली एम्परर अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे। ये 35 फुट लंबा एक पिलर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं चंद्रगुप्त की, जिसको हम चंद्रगुप्त सेकंड भी बोलेंगे। चंद्रगुप्त सेकंड बोलेंगे तो ज्यादा सही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर इनको एक और टाइटल दिया जाता है जो मैं हिंदी में लिख देता हूं, विक्रमादित्य।
यही चंद्रगुप्त सेकंड भी है जिनको ये टाइटल मिलता है, जिसको हम कहते हैं विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त की क्या उपलब्धियां थी, कैसे उन्होंने रूल किया, आइए उसके बारे में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं अब इनके बारे में। तो क्या बात करें, सबसे पहले टाइमलाइन देखते हैं इनका। क्या इनका टाइमलाइन था? तो इनका जो टाइमलाइन है वो 380 एडी से 414 एडी के बीच में है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें तो इनका टाइमलाइन एंड हो जाता है 375 एडी पे। फिर उसका सक्सेसर जो चंद्रगुप्त है उनका टाइमलाइन 380 एडी से शुरू होता है। तो 375 एडी से लेके 380 एडी के बीच में क्या हुआ था, यहाँ पे अपन देखते हैं। 375 एडी से लेके 380 एडी के बीच में क्या हुआ था? द पीरियड is marked by the rule of the period is marked by the rule of Ramgupta, elder bro of Chandragupta। ये चंद्रगुप्त के बड़े भाई थे, नाम था इनका रामगुप्त, समुद्रगुप्त के बड़े बेटे थे ये 5 साल इन्होंने रूल किया, जिसकी जानकारी हमको मिलती है अकॉर्डिंग टू लिटरेचर देवी चंद्रगुप्तम। जिसको लिखने वाले स्कॉलर का नाम था वैशाख दत्त। इस लिटरेचर के हिसाब से एक कहानी है छोटी सी, मैं ब्रीफ करता हूं आपको, पहले एक लाइन और लिख देता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस रामगुप्त was unworthy to rule and Chandragupta killed him to usurp the throne। अब इस लाइन के पीछे की कहानी ये है कि समुद्रगुप्त की डेथ के बाद उसका बड़ा बेटा रामगुप्त रूलर बन जाता है। शायद रामगुप्त के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं थी रूल करने की। रामगुप्त का विवाह होता है ध्रुव स्वामिनी नाम की एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की से, जो ओरिजिनली चंद्रगुप्त का लव इंटरेस्ट थी। बट क्योंकि बड़ा भाई रामगुप्त था, इसीलिए उस सुंदर लड़की से, उस सुंदर और टैलेंटेड लड़की से विवाह रामगुप्त का हो जाता है, क्योंकि वो बड़ा था। अब ये दुख दर्द तो चंद्रगुप्त झेल जाता है, लेकिन एक बार रामगुप्त युद्ध पे जाते हैं शकों के साथ। भाई समुद्रगुप्त ने शकों को नहीं हराया था। अभी तक वेस्टर्न सीथियंस की पावर इंटैक्ट थी और बहुत मजबूत थे वेस्टर्न सीथियंस। अगर गुप्तों को अपना एकाधिकार करना था आर्यवर्त में तो शकों को हराना बहुत जरूरी था, और अभी तक शकों को उन्होंने हराया नहीं था। शायद रामगुप्त ने एक मिलिट्री एक्सपीडिशन किया शकों के अगेंस्ट, जिसमें वो हार गया। शकों ने उसको प्रिजनर ऑफ वॉर भी बना लिया, और उसके बाद शकों ने ये डिमांड करी कि हम तुम्हें तभी छोड़ेंगे जब तुम अपनी सुंदर रानी ध्रुव स्वामिनी को हमारे हवाले करोगे, जिसको देवी भी कहा गया है। इस लिटरेचर में ध्रुव स्वामिनी के लिए देवी वर्ड भी यूज किया गया है, इसीलिए इस लिटरेचर का नाम देवी चंद्रगुप्तम है।
तो फिर जब ये बात होती है कि तुम अपनी सुंदर रानी को हमें सौंपोगे, तो अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर, जो मुझे नहीं लगता कि ऐसा सच में हुआ होगा, बट अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर रामगुप्त एग्री कर जाता है कि ठीक है, मैं अपनी रानी आपको सौंप दूंगा, आप मुझे छोड़ दो। मैं अभी भी इस चीज को नहीं मानता कि रामगुप्त ने ऐसा किया होगा, लेकिन एक प्लान के तहत ऐसा किया गया होगा। अब प्लान ये था कि रानी तो आएगी नहीं शकों के कैंप में, बल्कि रानी और दासियों के भेष में बहुत सारे सैनिक आ जाएंगे, एकदम चॉइसेस्ट ऑफ द क्रैक ट्रूप्स जिनको बोलते हैं हम, वो आएंगे। और वो डोलियों में पालकियों में बैठ के आएंगे, और डोलियों पालकियों में बैठ के जैसे सीथियन कैंप में आएंगे वो हमला कर देंगे, अपने राजा को छुड़ा के ले जाएंगे। अगर आप सोचो, ध्यान करो, तो ये बिल्कुल वैसी ही स्टोरी है जैसी कि पद्मावत में हमको देखने को मिलती। पद्मावत में भी यही होता है। अलाउद्दीन खिलजी धोखे से रावल रतन सिंह को पकड़ लेते हैं अपने कैंप में और बोलते हैं कि भाई राजा तब आएंगे आपके पास जब रानी पद्मिनी हमारे यहाँ पे आएगी। तो रानी एक शर्त रखती कि मैं आऊंगी, लेकिन मेरे साथ में बहुत सारी पालकियां और आएगी जिसमें मेरी दासियां आएगी, कुछ 800-900 दासियां, ऐसा कुछ बोलती हैं वो। जिसके लिए अलाउद्दीन खिलजी बोलता है मंजूर है। लेकिन असल में दासियां नहीं आती, सैनिक आते हैं, और ये सैनिक रावल रतन सिंह को छुड़ा के ले जाते हैं अलाउद्दीन के कैंप से। जो कहानी पद्मावत में मिलती है हमको। पद्मावत तो बहुत बाद में लिखा गया ग्रंथ था, उससे बहुत साल पहले लिखे गए इस ग्रंथ के अंदर भी हमको एग्जैक्टली यही कहानी मिलती कि एक राजा को पकड़ लिया, दूसरे राजा ने उसकी रानी की मांग करी उसको छोड़ने के नाम पे। उधर से उन्होंने एक प्लान के तहत हाँ कर दिया, और रानियों और दासियों को भेजने की शर्त रखी। रानियों दासियों की जगह सोल्जर्स भेज दिए, और उन सोल्जर्स ने अपने राजा को छुड़ा लिया। तो ये कहना कि रामगुप्त ने अपनी वाइफ को सरेंडर करने के लिए एग्री कर लिया था, ये मेरे ख्याल से गलत होगा, ये उचित नहीं होगा। लेकिन अब इस कहानी में चंद्रगुप्त को ही हीरो बताया गया है। देखो क्या होता है, इतिहास ऐसी चीज होती है जो उस जमाने में खास तौर पे ऐसा ही होता था कि जो रूलर्स होते थे वो अपना इतिहास लिखवाते थे। तो अब मान लीजिए कि चंद्रगुप्त ने अपने बड़े भाई की हत्या करी और हत्या करके सिंहासन हासिल किया, तो अब रामगुप्त तो रहे नहीं, चंद्रगुप्त रहे। तो चंद्रगुप्त ऐसा इतिहास लिखवाएंगे जिसमें वो कहीं पे भी कल्प्रिट दिखाई नहीं दे, गलती उस आदमी की दिखाई दे जिसको उन्होंने थ्रोन से हटाया है। और इसीलिए यहाँ पे हमको ये समझ में आता है, या इस कहानी में ये लिखा हुआ है कि रामगुप्त अपनी वाइफ को सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी उस जमाने का क्षत्रिय कर सकता था। वो मरना पसंद करेगा अपनी वाइफ को सरेंडर करने के बजाय। पर कहानी में यही लिखा है कि वो मान गए थे, जो कि मैं कह रहा हूँ कि एक प्लान के तहत उन्होंने ये बात में हाँ किया होगा, जैसे रावल रतन सिंह के समय हाँ किया गया था कि ठीक है रानी आएगी आपके पास। खैर, रामगुप्त वापस आ जाते हैं, और बाद में चंद्रगुप्त रामगुप्त की हत्या भी कर देते हैं, और रामगुप्त की हत्या करके रामगुप्त की वाइफ ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेते हैं। और इस सब में 5 साल का वक्त लगता है। तो 380 एडी से फिर चंद्रगुप्त की रूलिंग पीरियड की शुरुआत होती है। तो ये ऐसी घटना यहाँ पे होती है जिसके बाद में फिर चंद्रगुप्त रूलर बनता है। लेकिन अब जब चंद्रगुप्त रूलर बन गया तो इन प्रैक्टिस उसने वाकई में बहुत अच्छा रूल भी किया, और अपने एम्पायर को एक्चुअली एक्सपैंड भी किया। और इसमें थोड़ी प्रॉब्लम भी आई थी चंद्रगुप्त को। प्रॉब्लम ये आई थी कि देखिए, आप समुद्रगुप्त ने बहुत बड़ा इलाका कैप्चर किया था, उत्तर भारत के बहुत सारे राजाओं को डिफीट करके वो टेरिटरीज अपने कब्जे में करी थी। लेकिन जब 5 साल का दौर आया था रामगुप्त का, तो चाहे जो भी वजह रही हो, चाहे रामगुप्त अनवर्दी रहा हो या समुद्रगुप्त ने बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज रची हो, जो भी बात रही हो, पर इससे गुप्त एम्पायर को नुकसान बड़ा पहुंचा था। गुप्त एम्पायर की प्रेस्टीज को नुकसान पहुंचा था इस इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से। तो उत्तर भारत के बहुत सारे ऐसे राजा थे जिन राजाओं ने गुप्तों को ट्रिब्यूट देना बंद कर दिया। उन्हें लगा कि अब ये गुप्त आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे, और इसीलिए अब हम इनको ट्रिब्यूट नहीं देते। गया इनका दौर। जब चंद्रगुप्त रूलर बना तो उसके सामने एक चुनौती थी कि उत्तर भारत के राजा जिन्होंने गुप्तों की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है, उनको दोबारा गुप्तास के सुप्रीमेसी के कंट्रोल में लेके आना है। और इसीलिए
चंद्रगुप्त को उत्तर भारत में कई मिलिट्री एक्सपीडिशंस करने पड़े थे, रेबेलियस राजाओं को डिफीट करके, क्रश करके उनको दोबारा अपने कंट्रोल में लाने के लिए। साथ ही उसके लिए उसके सामने एक और बड़ा चैलेंज था, शकों को हराना, सीथियंस को हराना, जिसके बिना वो पूरे आर्यवर्त के ऊपर एब्सोल्यूट कंट्रोल हासिल नहीं कर सकता था। तो उसके लिए समुद्रगुप्त ने, उसके लिए चंद्रगुप्त ने क्या किया, तो अब यहां पे लिख लेते हैं, मिलिट्री अचीवमेंट्स, मिलिटरी अचीवमेंट्स एंड मैट्रिमोनियल पॉलिसी ऑफ चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के मिलिट्री अचीवमेंट्स और उसकी मैट्रिमोनियल पॉलिसी, ये दोनों अपने आप में बहुत एसोसिएटेड है, दोनों एक दूसरे से बहुत सारे जुड़े हुए हैं। कैसे? टू क्रश, कुचलने वाला क्रश, टू क्रश रेबल किंग्स of north, to crush the rebel kings of north, Chandragupta made matrimonial relation with a tribe of north। उत्तर भारत की एक ट्राइब के साथ में इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिसका नाम था नेम्ड नाग। वैसे तो नाग रहा होगा, नाग जाति, लेकिन अंग्रेजी में उसको नागा लिखा जाता है। लेकिन नॉट टू बी कंफ्यूज्ड बाय द नागालैंड वाला नाग, नागा नहीं। उत्तर भारत में एक नाग जाति हुआ करती थी, उस नाग जाति के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया बाय मैरिंग देयर प्रिंसेस कुबेर नागा। उनकी राजकुमारी थी कुबेर नागा, उस कुबेर नागा से विवाह किया। अच्छा, उस जमाने में ऐसा होता था कि जैसे कोई बहुत ऊंचे खानदान का लड़का है, अगर वो अपने से किसी निचले खानदान की लड़की से विवाह करेगा तो वो निचले खानदान का सम्मान बहुत बढ़ जाता था कि भाई इसने हमारी पुत्री के साथ में विवाह किया। तो वैसे ये जो नागा ट्राइब थी, रिलेटिवली इतनी स्ट्रांग ट्राइब नहीं थी नॉर्दर्न इंडिया की, ना ही कोई बहुत प्रेस्टिजियस ट्राइब थी, लेकिन इनको अपनी तरफ करने के लिए, इनको अपना लॉयल बनाने के लिए उसने इनकी पुत्री के साथ में विवाह किया, और इनकी पुत्री के साथ विवाह करके इनको अपना लॉयल बना लिया पूरा। और फिर इनके किंगडम को मिलिट्री बेस की तरह यूज करके उत्तर भारत के अलग अलग हिस्से में एक्सपीडिशंस किए और सारे रेबल्स को क्रश किया। सिमिलरली ऐसा ही एक और पॉलिटिक्स इन्होंने किया था, टू डिफीट द वेस्टर्न सीथियंस, जो कि टू डिफीट द वेस्टर्न सीथियंस, पश्चिमी क्षत्रपों को हराने के लिए, जो एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर थे भारत के अंदर। सातवाहन भी इनको नहीं हरा पाए थे, गौतमीपुत्र ने हराया था एक बार इनको, लेकिन उसके बाद सीथियंस ने जो कम बैक किया था रुद्रदमन की लीडरशिप में, तो उन्होंने फिर सातवाहनों को 2 बार बुरी तरह से हरा के उस सातवाहन किंगडम की, एम्पायर की प्रेस्टीज को ही खत्म कर दिया था। और उसके बाद भी कोई ऐसी पावर नहीं आ पाई थी जो सीथियंस को उनके पश्चिम भारत के इलाकों से उखाड़ के फेंक सके। इवन समुद्रगुप्त ने भी इस तरह का कोई एक्सपेडिशन नहीं किया था। लेकिन
अब रामगुप्त ने एक्सपीडिशन किया था, हार गया था। अब चंद्रगुप्त ने बहुत चालाकी से सीथियंस के अगेंस्ट एक्सपीडिशन किया। वो जानता था कि सीथियंस के ऊपर डायरेक्ट हमला करके उनको हराना बहुत मुश्किल है, तो यहां पे भी उसने मैट्रिमोनियल अलायंस किया टू डिफीट द वेस्टर्न सीथियंस। चंद्रगुप्त, मैं चंद्र ही लिख रहा हूं सिर्फ, आप समझ जाएंगे। चंद्र एस्टैब्लिश्ड मैट्रिमोनियल अलायंस विथ द वाकटक डायनेस्टी ऑफ सेंट्रल इंडिया। अब देखो वाकटक्स के बारे में मैं आपको एक बार नक्शे में देखता हूं। ये जो नक्शा है, इस नक्शे में जो पूरा हरा रंग आपको दिखाई दे रहा है वो पूरा गुप्ता एम्पायर है। बाकी ट्रिब्यूटरी स्टेट्स भी इनके हरे रंग के अंदर ही शामिल है। ये इनकी ट्रिब्यूटरी स्टेट्स हैं। ये जो है अगर आपको दिख रहे हैं तो ये इनकी ट्रिब्यूटरी स्टेट्स हैं, जो डायरेक्टली इनके अंडर में नहीं थे पर इनको टैक्सेस पे करते थे। कुषाण अब बिल्कुल अफगानिस्तान में रह गए थे, भारत से उनको खदेड़ दिया गया था पूरी तरह से। और ये जो ग्रीन कलर का एरिया है पूरा गुप्ता एम्पायर था। लेकिन एक किंगडम हुआ करता था सेंट्रल इंडिया और उसके आसपास के इलाकों में। ये ये जो एक छोटा सा किंगडम हुआ करता था यहाँ पे, ये जो किंगडम था ये वाकटक्स का हुआ करता था। वाकटक भी बोलते हैं इनको, वाकटक भी बोलते हैं। तो एक छोटा सा किंगडम था विच वॉज वेरी फ्रेंडली टू द गुप्तास। समुद्रगुप्त के समय भी इनका गुप्तों के साथ एक अच्छा संबंध था, मैत्रीपूर्ण संबंध था। रामगुप्त और चंद्रगुप्त के वक्त भी इनका गुप्तों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध रहा था। तो इस मैत्री का फायदा उठाया था। अब सीथियंस का किंगडम कहाँ पे था? सीथियंस का किंगडम अगर आप देखो तो यहाँ पे ये पूरा सीथियंस का किंगडम हुआ करता था। ये जो था पूरा, ये पूरा सीथियंस का किंगडम हुआ करता था। तो इसीलिए गुप्ताज ने तय किया कि अगर वाकटक्स के यहाँ पे मिलिट्री बेसिस बना लिए जाएं और धीरे धीरे अपनी सैनिक शक्ति यहाँ पे बढ़ाई जाए तो शकों के ऊपर बहुत आसानी से और सही समय पे हमला किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि टू डिफीट वेस्टर्न सीथियंस चंद्र एस्टैब्लिश्ड मैट्रिमोनियल अलायंस विद द वाकटक डायनेस्टी ऑफ सेंट्रल इंडिया बाय बाय marrying his daughter Prabhavati Gupt with Vaktak prince रुद्रसेन। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक पार्ट है चंद्रगुप्त की लाइफ का कि उसने उत्तर भारत की टूटती शक्ति को जोड़ने के लिए नागाओं के साथ अलायंस किया, मैट्रिमोनियल अलायंस, और पश्चिम भारत को जीतने के लिए वाकाटक्स के साथ अलायंस किया। और इस तरह से इसने अपने दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया। इस तरह से उसने अपने दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया बाय 395 एडी। बाय 395 एडी चंद्र defeated Scythians and became a paramount power. Became a paramount
भारत में एक पैरामाउंट पावर बन गया 395 एडी में। और यही 395 एडी का वो साल था जब उसने टाइटल अज्यूम किया था विक्रमादित्य। आफ्टर कॉन्करिंग सीथियंस, शकों को हराने के बाद उसने विक्रमादित्य का टाइटल अज्यूम किया था। इसी के साथ उज्जैन भी इसके कंट्रोल में आया था, क्योंकि शकों की राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। और यही वजह है कि कई इतिहासकार ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि एक्चुअली विक्रमादित्य, जो उज्जैन के विक्रमादित्य हैं, ये यही वाले विक्रमादित्य हैं जिन्होंने शकों को पराजित करके खदेड़ दिया था और उस इलाके में रूल इस्टेब्लिश किया था। तो वो बहुत कंफ्यूजन है इतिहास के उस दौर को लेके, रिसर्च विसर्च करनी पड़ेगी उसको लेके। तो इस तरह इन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश किया, इफेक्टिवली बहुत बड़े इलाके को जीता, सारे एडवर्सरीज को डिफीट किया, और एक गोल्डन एज की भारत में शुरुआत होती है। गोल्डन एज इसीलिए क्योंकि बहुत ही पावरफुल रूलर ये थे, फॉरेन इन्वेजन का कोई भय नहीं था, सारे इलाके जीत के लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा इस्टेब्लिश किया कि भारत के अंदर क्राइम रेट्स बहुत डाउन हो गए थे। उसकी वजह से व्यापार व्यवसाय बहुत अच्छा होने लग गया था, इकोनॉमी बहुत अच्छी हुई, राजा के पास पैसा आया तो राजा ने कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। और उसी कला और संस्कृति की वजह से जो लिटरेचर्स क्रिएट हुए जिससे हमको उस दौर के बारे में जानकारी मिलती। ये लिटरेचर प्योर साहित्यिक लिटरेचर्स भी थे, इसमें से बहुत सारे ऐसे लिटरेचर्स थे जो साइंस और मैथमेटिक्स की फील्ड में लिखे गए थे। तो बहुत डेवलपमेंट हुआ हर डायरेक्शन में भारत के, इसीलिए इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा गया। खुद सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में बहुत सारे विद्वान रहा करते थे। अमर सिंह, जिन्होंने अमरकोश लिखा, संस्कृत डिक्शनरी। धन्वंतरी, जो कि उस जमाने के एक रिनाउंड डॉक्टर फिजिशियन थे। हरिशेन, जो राज दरबारी कवि थे। कालिदास, जो कि एक महाकाव्य लिखने वाले महान कवि थे। क्षपप्रणक, जो कि एक सीथियन थे और एस्ट्रोलॉजर थे। शंकु, जो कि एक बहुत अच्छे आर्किटेक्ट थे। वराह मिहिर, जो कि अगेन एक सीथियन थे, एक अच्छे मैथमेटिशियन और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। वररुचि, जो एक संस्कृत के विद्वान थे। और बेताल भट्ट, जो एक जादूगर थे। ये 9 रत्न, इनको बोलते हैं 9 रत्न, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न। हिंदी में तो बहुत ही कुछ अजीब से लग रहा है, इंग्लिश में लिख देते 9 रत्न, 9 ज्वेल्स। मैं गिन रहा था, 9 ही है ना? हाँ 9 ही है। चलिए ठीक है, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, ये सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट लोग थे। फिर हम बात करते हैं अगले रूलर की, जिनका नाम है कुमार गुप्त, जो 414 एडी से लेके 454 एडी के बीच में रूल करते हैं। डेवलपमेंट के तौर पे देखा जाए तो इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन किया था, जो आगे चल के एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनी थी। बाद में बहुत कई मतलब इन्होंने कब नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन किया था, आप मान लीजिए कि लगभग 450 एडी के आसपास इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन किया था। 1200 एडी तक ये यूनिवर्सिटी एग्जिस्टेंस में थी, और इस लगभग 650-700 साल के इतिहास में इस यूनिवर्सिटी ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों से स्टूडेंट्स को एजुकेट किया अलग अलग फील्ड में। 1200 एडी में बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। जब वो दौर आएगा, पीरियड ऑफ फॉरेन इन्वेजन इन एंशिएंट इंडिया, तब उसके बारे में अपन बात भी करेंगे कि किस तरह से बख्तियार खिलजी ने यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। बहरहाल अभी तो यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई है, और आज जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा ये यूनिवर्सिटी बहुत ही प्रेस्टिजियस होती जाएगी।
इस यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले वक्त में सम्राट हर्षवर्धन के दौर में ये अपने पीक पर पहुंच जाएगी। तो ये एक बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी प्राचीन भारत की, इसीलिए इसके फाउंडेशन के क्रेडिट कुमार गुप्त को दिया जाता है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज शक्रादित्य एंड महेंद्रादित्य, ये इन्होंने टाइटल्स एज्यूम करके रखे हुए थे। फिर उसके बाद आगे की जो हिस्ट्री है वो अपन आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।